नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम को जो 7 प्रतिनिधिमंडल भारत का पक्ष रखने के लिए 33 देशों की यात्रा पर गए थे, वो जब लौट करके आए तो उनके सदस्यों के साथ आज शाम को चाय पार्टी रखी। डिनर भी था, चाय पर बुलाया गया था, लेकिन फिर बाद में खबर ऐसी आई कि डिनर भी है। और उसमें दरअसल उसमें क्या बातें हुई ये तो सामने निकल के नहीं आया, लेकिन उससे पहले एएनआई से बात करते हुए शशि थरूर ने दरअसल पूरे 7 प्रतिनिधिमंडल के नेता के तौर पर बात की और उन्होंने अपनी बताया कि क्या क्या किया है और कैसे जेडी वांस से उनकी मुलाकात हुई। जब बात हुई कि उसमें बात क्या हुई तो उन्होंने कहा नहीं वो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने बड़े व्यापक उसमें रखा कि भाई कैसे सफल रहा है ये पूरा जो प्रतिनिधिमंडल गए थे। इन्होंने भारत का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा और कोलंबिया का जिक्र भी आता ही है कि कोलंबिया में उन्होंने उनको एक सफलता मिली कि जो पहले पाकिस्तान को लेकर के बात नहीं कर रहा था या पहले जो उसने प्रतिक्रिया दी थी उसमें पाकिस्तान का पक्ष था, अब उसने अपने को सुधार लिया है। ये जयशंकर का कहना है, ये शशि थरूर का कहना है। खैर उसके बाद पार्टी तो प्रधानमंत्री के यहाँ थी, प्रधानमंत्री ने क्लिप भी शेयर की है अपने यूट्यूब पर। हालांकि एएनआई को ही प्रधानमंत्री के जो भी इस तरह के आयोजन होते हैं वहां पर एएनआई को ही प्रवेश मिलता है या उसी को अनुमति होती है, तो उसी के पास सारे वीडियो वगैरह होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक क्लिप 40-45 सेकंड की शेयर की है और उस क्लिप में जिन लोगों पर फोकस है वो देखने की जरूरत है और उससे समझ में आएगा कि इस पार्टी का उद्देश्य क्या था। और फिर हम बात करेंगे कि ये मुलाकात हुई 7 प्रतिनिधिमंडल के लोगों से, प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, तो इस आयोजन को अगर प्रधानमंत्री की कोशिश या प्रधानमंत्री ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को लेकर के या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के या आतंकवाद को लेकर के जो पिछले दिनों जो चीजें हुई उन सब को लेकर के पूरा देश एक है और हर पॉलिटिकल पार्टी यानी जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है हमारे देश का वो इस मसले पर एकजुट है और एक साथ खड़ा है, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। तो ये मैसेज अगर देना चाहते थे तो क्या ऐसी ही पार्टी होनी चाहिए थी? तो पहले तो एक बार, हालांकि हमारे जो फेसबुक के मित्र हैं वो उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग एक बार पहले हम उस क्लिप को देख लेते हैं। तो ये क्लिप है और इसको मैं चला देता हूं एक बार कि जिससे कि आप लोग इसे ये देखिए। सबसे शुरुआत पहले शशि थरूर, फिर गुलाम नबी आजाद, फिर आनंद शर्मा और फिर प्रियंका चतुर्वेदी और कनिमोई और उसके बाद सुप्रिया सुले। ये सरदार जी तो उनकी पार्टी के ही हैं। सलमान खुर्शीद, हालांकि सलमान खुर्शीद जो मिले, आपने देखा कि सलमान खुर्शीद थोड़ा एक डिस्टेंस बना करके दिखाई दिए। बाकी मनीष तिवारी देखिए कैसे बैठ करके और गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें वो बता रहे हैं। ये श्रीकांत शिंदे थे। तो अब सबके साथ बैठ करके बात हो रही है और ये ग्रुप फोटो हुआ है। तो दरअसल इस पूरे जो ये क्या आप हीलर्स एंड थेरेपिस्ट हैं और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रधानमंत्री को जो काम करना चाहिए था, अगर इन सब लोगों से मुलाकात करनी थी तो फिर एक बड़ा आयोजन होना चाहिए था जिसमें नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के स्पीकर्स को बुलाना चाहिए था, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर लोकसभा के और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के। चूंकि उपराष्ट्रपति का मामला अलग होता है तो उनकी बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये लोग बुलाए जा सकते थे। बाकी जो जितनी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनके जो संसदीय दल के नेता लोग हैं, जैसे लोकसभा में जो उनके दल का नेता है, राज्यसभा में जो उनके दल का नेता है, उन नेताओं को भी बुलाया जाता
और उसके बीच ये मुलाकात रखी जाती तो शायद एक जबरदस्त मैसेज दुनिया को जाता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो लक्ष्य लगता है इन प्रतिनिधिमंडलों के जरिए जब भेजे गए, तब भी जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई इन प्रतिनिधिमंडलों को लेकर के, खासतौर पे कांग्रेस के नेताओं को लेकर के, कांग्रेस के नेताओं को, और उसके बाद टीएमसी को लेकर के भी। टीएमसी ने हालांकि वो जो यूसुफ पठान को विड्रॉ किया और उसके बाद अपने मतलब ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को वहां उनका नामांकन कर दिया कि भाई इनको ले जाइए, और सरकार उस पर तैयार हो गई और वो गए। इसके बाद ये प्रतिनिधिमंडल जिन देशों में गए वहां से कोई ऐसी खबरें नहीं आई। अधिकतर आप देखिए तो एएनआई की फुटेज है, एएनआई की खबरें हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है उससे बातचीत है, और जो जर्नलिस्ट से भी बातचीत है उसमें अधिकतर आप हर जगह देखेंगे तो जो जर्नलिस्ट हैं या तो इंडियन पब्लिकेशंस हैं या वहां पर जो इंडियंस जो पब्लिकेशन चलाते हैं उनके लोग हैं, और कुछ कहीं कहीं थिंक टैंक से बातचीत हुई। गवर्नमेंट के स्तर पे टॉप लेवल पर किसी की भी बातचीत नहीं हुई, एक्सेप्ट अगर बात करें तो शशि थरूर जरूर जेडी वांस से मिले, लेकिन और कोई भी प्रतिनिधिमंडल ऐसा नहीं हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री से, उप प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से, विदेश सचिव से, ऐसे जो सीनियर लोग हैं उनसे कोई मुलाकात की खबर आई हो। इक्का दुक्का जगह पर आई, बहुत छोटे जगहों पर, और किसी प्रभावशाली देश में ऐसी कोई खबर नहीं आई। तो एक तरह से, और दूसरा ये हुआ कि जिस दौरान ये प्रतिनिधिमंडल यात्रा पर थे उस दौरान जिस तरह की चीजें हुई, जैसे जैसे आप देखिए ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया गया हो, पहली बात। दूसरी बात यह कि इस दौरान यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को एक एंटी टेररिज्म पैनल का चेयर बनाया गया और 2 ऐसे ही पैनल्स में डिप्टी चेयर बनाया गया। तो एक तरफ हम पाकिस्तान को टेररिज्म के मसले पर, आतंकवाद के मसले पर घेरने के लिए या उसको बिल्कुल साइडलाइन करने के लिए कि दुनिया में हम उसको एक्सपोज कर सकें, इसके लिए 7 प्रतिनिधिमंडल गए थे जिससे 50 से ज्यादा मेंबर्स थे, जिसमें बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट थे, डिप्लोमेट्स थे, एक्स डिप्लोमेट्स थे, कुछ और लोग भी थे। तो ये इस सब के बावजूद ऐसा कोई माहौल नहीं बना जिससे ये लगे कि दुनिया में जिन देशों में हम लोग गए या जिस तरह का माहौल हम बनाना चाहते थे वो माहौल बना और उसका पाकिस्तान पर असर या उसका असर दिखना शुरू हुआ। ऐसा नहीं हुआ। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि जब अमेरिका में शशि थरूर थे उसी दौरान और जब जेडी वांस से मिले उसके बाद ट्रंप ने 2 बार वही बात दोहराई जिस बात का खंडन हमारे यहाँ किया जाता है सोर्सेज के जरिए या टॉप को छोड़ करके बाकी हमारे विदेश मंत्री करते हैं या डीजीएमओ करते हैं या इस तरह से उसका खंडन होता है कि भाई नहीं कोई मध्यस्थता नहीं हुई है। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता, ना तो प्रधानमंत्री कहते हैं, ना विदेश मंत्री कहते हैं, ना कोई और कहता है जो ये कहे कि नहीं ट्रंप जो बोल रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं बोल रहा है और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनकी करीब 8 पब्लिक मीटिंग्स हुई जिनमें उन्होंने पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया, ऑपरेशन सिंदूर की बात की, आतंकवाद पर बरसे। उन्होंने ये तक कहा कि हम गोली खाओ, कुछ जगह कहा गोली करोगे हम गोला फेंकेंगे। इस टाइप की बातें भी प्रधानमंत्री ने की, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहीं भी ये बात नहीं कही कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, ये भी नहीं कहा। खैर, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे, हम ये बात कर रहे हैं कि जो प्रतिनिधिमंडल विदेशों में गए थे उन प्रतिनिधिमंडलों का इम्पैक्ट क्या दिखाई दिया। हालांकि शशि थरूर ये कह रहे थे कि आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, लेकिन आने वाले दिनों में जब इम्पैक्ट दिखाई देगा तब तक तो चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी होंगी। पाकिस्तान को आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस समय पाकिस्तान को आईएमएफ से $1 बिलियन की किस्त जारी हुई। उसके बाद वर्ल्ड बैंक से $40 बिलियन का पैकेज मंजूर हुआ, एडीबी से $800 मिलियन का पैकेज मंजूर हुआ,
रशिया ने $2.6 बिलियन का एक पैकेज पर एक डील पर साइन किया, जो कराची के पास सोवियत एरा की एक स्टील मिल को जो बंद पड़ी है, जिसका घाटा करीब जो मतलब जिसका कुल मिलाकर के जो देनदारियां और सब है $2.6 बिलियन के आसपास है। तो वो उस मिल को पुनः चालू करने की डील पर साइन हुए। कहा यह भी जाता है कि चाइना ने $7.5 बिलियन की मदद पाकिस्तान को की है। और एक बात और कि चाइना के जो J-35 लड़ाकू विमान है, उनकी पहली खेप जुलाई में पाकिस्तान को मिल जाएगी। और उस टक्कर का विमान अगर हम आज खरीदने की कोशिश करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे, तो हमें कम से कम 2 साल 1.5 साल लग जाएंगे। और अगर बनाने की कोशिश करेंगे कि हम अपने डेवलप करें, जो बात की गई अभी, तो उसमें 10 साल से कम का समय नहीं लगेगा। तो एक तरफ प्रतिनिधिमंडल ये करने के लिए गए थे कि हम पूरी दुनिया में जा करके पाकिस्तान का भंडाफोड़ करें। पाकिस्तान टेररिज्म में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, टेररिस्ट को प्रश्रय देता है, अपने देश से टेररिस्ट एक्टिविटीज भारत के खिलाफ चलवाता है या उनको चलते रहते देता है, और वो लोग जो हैं उनको पूरी तरह से पालता पोसता है। तो इसलिए पाकिस्तान को एक इस तरह के स्टेट माना जाना चाहिए जो गैर जिम्मेदार है और जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एक ये पॉइंट है। अब प्रधानमंत्री ने आज जो ये पार्टी रखी, जिसमें सबसे मुलाकात की, एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबको कहा गया कि सब कोविड-19 का टेस्ट करा के आएंगे, बिना टेस्ट के कोई नहीं आएगा, प्रधानमंत्री अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। दरअसल अगर इतना ये था तो ऐसा क्यों नहीं किया गया कि जब ये लोग बाहर से आए या जो एयरपोर्ट्स पे जो लोग आते हैं उन सब का टेस्ट शुरू कर दीजिए, अगर इतना सीरियस मामला है। क्या देश के नागरिक इंपॉर्टेंट नहीं है? सिर्फ प्रधानमंत्री को कोविड का डर है कि कोविड से दूर रहना चाहिए, इसलिए सबका टेस्ट हो, उसके बाद वो उस पार्टी में आएंगे। अगर ये इतनी स्थितियां गंभीर हैं तो फिर एयरपोर्ट्स पर बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का कोविड किया गया, ये दिखावा था, क्या था, या एक महत्ता दर्शाने की बात है कि भाई प्राइम मिनिस्टर दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनसे ऐसे नहीं मिला जा सकता है। तो एक पॉइंट तो ये है जिस पर मुझे लगा कि अपने दर्शकों से इस पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इसमें नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनोज झा या अभिषेक बनर्जी तो गए हुए थे, जो और दूसरी पार्टियों का, अखिलेश यादव, ऐसे जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं जो पार्लियामेंट में हैं, अपनी पार्टी के संसदीय दल या हाउस में अपनी पार्टी के नेता हैं, उन सबको क्यों नहीं बुलाया गया? जब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो सकते थे इस उसमें, क्या यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था? क्या यह प्रधानमंत्री मोदी का निजी कार्यक्रम था, या ये कार्यक्रम देश का कार्यक्रम था? और इसके जरिए ये जो प्रतिनिधिमंडल भेजे गए थे उसका एक मैसेज ये था कि हमारा देश इस मौके पर पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम यानी रूलिंग क्लास एक साथ खड़ा है, एकजुट प्राइम मिनिस्टर के पीछे है। तो प्राइम मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो ये मैसेज अपने रूलिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी दें कि प्राइम मिनिस्टर भी इस मसले पर उनकी जो राय है, उनके जो फैसले हैं, उनका सम्मान करते हैं कि भाई उनकी पार्टी अगर प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ी है इस मामले में, तो प्राइम मिनिस्टर भी इस बात का सम्मान करते हैं और उनको भी आमंत्रित करते हैं कि वो इंटरैक्ट करें इन लोगों के साथ। ये लोग जो फीडबैक दे रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष भी जाने, दूसरी पार्टियों के नेता लोग भी जाने कि ये टीमें विदेश में जा करके क्या करके आई हैं, क्या झंडे गाड़ करके आई हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब बहुत साफ है कि जो प्रतिनिधिमंडल भेजे गए थे, जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स साधने की कोशिश की गई थी।
जो प्रतिनिधिमंडलों के नेता थे उनके नाम देख लीजिए, वो कोई ऐसे लोग नहीं है, शशि थरूर या एक दो लोगों को छोड़ दें तो बाकी लोग ऐसे नहीं हैं जिनको ये कहा जा सके कि उनकी स्टैंडिंग बड़ी ग्रैंड स्टैंडिंग है, उनकी समझ है जबरदस्त तरीके की। चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो कनिमोझी हो, चाहे वो सुप्रिया सुले हो, चाहे वो और जो भी लोग थे, रविशंकर प्रसाद हो। रविशंकर प्रसाद को तो इस बार कैबिनेट में इसलिए नहीं रखा गया, पिछली बार नहीं रखा गया क्योंकि उनको सक्षम नहीं पाया गया। जो कैबिनेट में रहने लायक नहीं है प्रधानमंत्री की, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बना दिया जाता है। आप सोचिए। और अब जब ये प्रतिनिधिमंडल लौट करके आए हैं, आज जो हमने अभी आपको क्लिप दिखाई, उस क्लिप में बहुत साफ है कि क्या होने जा रहा है, पॉलिटिकली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या चीजें होने जा रही हैं। ये पार्टी दुनिया को मैसेज देने की जगह प्रधानमंत्री का ये जो आयोजन था, ये दरअसल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में विपक्षी दलों को मैसेज देने का आयोजन ज्यादा दिखाई दिया मुझे। और प्रधानमंत्री जिस तरह से शशि थरूर से मिल रहे थे, और वो क्लिप में दरअसल जिन लोगों को हाईलाइट किया गया उनको देखिए आप, उसमें कांग्रेस के लीडर्स खासतौर पे हाईलाइट किए गए। शशि थरूर, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, हालांकि कांग्रेस के नहीं है गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, सुप्रिया सुले, कनिमोझी, ये लोग हाईलाइट किए गए। इन लोगों को हाईलाइट किया गया है। क्यों? एक खबर तो आप सबको पता है, बहुत चर्चा में है कि शरद पवार की पार्टी और सुप्रिया सुले, जो अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई थी जिसमें 16 पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के संसद के विशेष सत्र की मांग की थी, तो सुप्रिया सुले ने कहा कि हम इस पर साथ नहीं हैं, हम पहले ही कह चुके हैं कि संसद सत्र की इस मसले पर जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ शरद पवार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उससे बहुत साफ लग रहा है कि शरद पवार की पार्टी, बहुत संभावना इस बात की है कि वो एनडीए में चली जाए। उनके पास 8 सांसद हैं और सुप्रिया सुले हो सकता है कि केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह पा जाए, ये संभावना है। शशि थरूर के बारे में तमाम तरह की बातें हैं। शशि थरूर के बारे में जब वो बाहर थे, विदेश में ही थे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ, तभी यहाँ चर्चाएं बहुत गर्म थी। जिस तरह के स्टैंड्स उन्होंने लिए, जिस तरह की बातें कही, उनसे बहुत चर्चाएं गर्म थी कि लौट करके देखना यह होगा कि शशि थरूर कांग्रेस में रह पाते हैं या नहीं रह पाते, पता नहीं। और दूसरी बात ये कि वो प्रधानमंत्री मोदी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, जिससे ये बहुत, और आज भी वो तारीफ कर रहे थे, जिससे ये बहुत साफ लगता है कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है। और जिसका मैसेज प्रधानमंत्री इस आयोजन, आज के आयोजन के जरिए देना चाहते थे। इसमें बस एक जो क्लिप छोटी सी दिखाई दी, उस क्लिप में सिर्फ सलमान खुर्शीद एक डिस्टेंस बनाकर दिखाई दे रहे थे, बाकी आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये तो बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से हाईलाइट किया है इन लोगों को अपने उस क्लिप में भी। ये खास बात है। तो दरअसल प्रधानमंत्री की मंशा मुझे नहीं लगता, और जब चूंकि उस तरह की मंशा नहीं थी, वो उद्देश्य नहीं था, एक खानापूरी थी, और इस खानापूरी के जरिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के इक्वेशंस को खबड़ाना था। और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार थोड़ा नाराज चल रहे हैं, उनके 12 सांसद हैं, और 12 सांसदों में एक चीज और कही जाती है कि 8 सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही शायद जाएंगे अगर कोई ऐसा मौका आया। लेकिन अगर मान लीजिए कि 12 सांसद, कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें नीतीश कुमार किनारा कर ले, तो फिर केंद्र की मोदी सरकार थोड़ा मुश्किल में रहेगी। मुश्किल में रहने का मतलब ये नहीं कि सरकार गिर जाएगी, उसका मतलब ये है कि जो अभी 293 सांसद हैं उनमें 12 कम हो जाएंगे, तो वो 281 बचेंगे, यानी बहुत थिन मार्जिन रह जाएगा आपका बहुमत और आपके पास जो नंबर है उसमें। ऐसे में शरद पवार के 8 सांसद अगर जुट जाते हैं
तो टोटल नंबर तो वैसे ही 300 के पार हो गया, और अगर नीतीश कुमार कुछ गड़बड़ करते भी हैं तो भी नंबर 290 के आसपास तो रहेगा ही। एक बात ये, दूसरा ये कि शरद पवार के आने के साथ नीतीश कुमार से डील करने में प्रधानमंत्री मोदी को बहुत आसानी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो, और इसके अलावा एक और मैसेज, वो मैसेज अब कितना उसमें वो मैसेज पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, अगली पार्टी तैयार है नहीं तैयार है, लेकिन कनिमोझी के जरिए डीएमके को भी एक मैसेज दिया गया है। दरअसल तमिलनाडु की पॉलिटिक्स बहुत अलग तरह की चल रही है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें ज्यादा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को जो निगल दिया था, निगला हुआ कौर फिर से उगलना पड़ा है। वो निगला हुआ कौर क्या था? एआईडीएमके को जिस तरह से अन्नामलाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल त्याग दिया था, उस एआईडीएमके को भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपने साथ लाने के लिए अन्नामलाई को ही पद से हटाना पड़ा। और अन्नामलाई वो शख्स हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बहुत खासम खास हैं, लेकिन ये करना पड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहां संभावनाएं तलाशने का काम चल रहा है। और डीएमके का जो बैकग्राउंड है, डीएमके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर चुका है, तो ऐसा नहीं है कि डीएमके के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई अछूत पार्टी है। हालांकि स्टालिन पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी से मुचेटा लिए हुए हैं। हर उस पर वो कोर्ट तक जा करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से शिकस्त दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव चला है राष्ट्रपति के जरिए, वो अब देखना है कि उस दांव में क्या होता है। लेकिन वहां सब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। इस बीच ये मैसेज शायद देने की कोशिश की गई थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे। और एक बात आप जानिए, डीएमके के पास 22 या 23 सांसद हैं। डीएमके जो है पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के बाद 5वीं बड़ी पार्टी है सांसदों के लिहाज से लोकसभा में। तो अगर कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कोई संभावना, एक तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बहुत दूर का सोच के भी चलता है कि आज कोई बात नहीं, चीजें आगे काम आएंगी। तो इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही। ये है पूरा इस आयोजन का वो। अब एक तरफ प्रधानमंत्री ये आयोजन कर रहे थे और दूसरी तरफ एक और किस्सा जयशंकर का है। जयशंकर आज कल वो निकले हैं यूरोप की यात्रा पर। और इस समय जो लोग यात्रा कर रहे हैं, जो अपने यहाँ के मिनिस्टर्स और जो ये प्रतिनिधिमंडल गया था, और खासतौर पे विदेश मंत्री का, तो एकमात्र ये कि पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाना और भारत के पक्ष में आतंकवाद के इश्यू को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत के पक्ष में एक देशों को तैयार करना। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है फ्रेंच अखबार को, ला फिगारो को जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में जो बातें उन्होंने कही हैं, पहले आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में क्या चीजें, पिछले दिनों क्या हुई, आने वाले में क्या होने वाली है। एक तो 15 तारीख से G7 की समिट है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कनाडा जा रहे हैं। दूसरा, जुलाई के पहले हफ्ते में ब्रिक्स की समिट है ब्राजील में, जिसमें अभी तय नहीं है कि प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन ये दोनों जो ग्रुपिंग्स हैं, G7 और ब्रिक्स की लीडरशिप पहले तो ये मानी जाती थी, ज्वाइंट लीडरशिप मानी जाती थी चाइना और इंडिया की और रशिया की। तो लेकिन अब पिछले दिनों से जिस तरह से ब्रिक्स में इंटरेस्ट कम कर दिया इंडिया ने, और चाइना जिस तरह से आगे चल रहा है, अब वो 11 देशों का ग्रुप हो गया है। हाल में भी इंडोनेशिया और एक दो देश और उसमें शामिल हुए, तो उसके चलते वो 11 देशों का ग्रुप हो गया है। और
पर अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी देखें तो वर्ल्ड जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ब्रिक्स कंट्रीज की है। और ब्रिक्स कंट्रीज की जब हम बात कर रहे हैं, ओबियसली इंडिया इज इंक्लूडेड, तो ये करीब 45% के आसपास आती है। और जो G7 की हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी 30% के आसपास आती है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। और पॉपुलेशन में तो है ही, हम ज्यादा ही है, ब्रिक्स बहुत ज्यादा है। और ट्रेड का भी अगर आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग का देखें, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी ब्रिक्स कंट्रीज ड्यू टू चाइना एक बड़ी हिस्सेदारी लेकर के बैठे हुए हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की। और तीसरी बात यह है कि एक ये जैसे पिछला जो रशिया वाला समिट हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन और शी जिनपिंग की एक जबरदस्त तस्वीर आई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे अब जो आने वाले दिनों में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो इवॉल्व हो रहा है, जो जियो पॉलिटिक्स की चर्निंग चल रही है, उसमें जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इवॉल्व हो रहा है उसकी ये त्रिमूर्ति यही लीड करेगी, ऐसा लग रहा था। इस तरह का मैसेज था। लेकिन अब उस त्रिमूर्ति में से एक मूर्ति डोलड्रम्स में है कि क्या करें। दरअसल पिछले दिनों आपको याद होगा कि अमेरिका के ट्रेड मिनिस्टर ने बहुत साफ तौर पर इंडियन एक ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन कम्युनिटी का, उस समारोह में या उस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत साफ 2-3 बातें कही थी। एक तो ये कहा था कि भारत को ब्रिक्स से दूरी बनानी होगी, डी डॉलराइजेशन में भारत को भारत दिखाई नहीं देना चाहिए। दूसरी बात कही थी कि रूस के साथ भारत कैसे रह सकता है, उसे तय करना होगा, देखना पड़ेगा। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, ब्रिक्स और रूस। और अब हम आपको बताते हैं इसमें देखिए कहानी क्या हुई कि ब्रिक्स को लेकर के तो ट्रंप पहले दिन से मोदी जी के सामने व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा था, ब्रिक्स को लेकर के उन्होंने कमेंट कर दिया था, डी डॉलराइजेशन को लेकर भी कमेंट कर दिया था। और मोदी जी उस समय उसको बिल्कुल उस पर कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया था, ब्रिक्स का पक्ष नहीं लिया था, ब्रिक्स की कोई बात नहीं की थी। तो वहां से एक मैसेज तो ये गया कि कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट के दबाव में हैं और वो ब्रिक्स से किनारा करना शुरू कर रहे हैं। और वो दिखाई इस तरह से दिया कि ब्रिक्स की जो वेरियस होता फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की या दूसरी जो अभी ब्राजील में बैठक थी जिसमें ओम बिरला गए, ओम बिरला के पास चेयर भी आ गई है, जो पार्लियामेंट्री उसका वो है उसमें उसकी चेयर अब ओम बिरला के पास है जो हमारे स्पीकर हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही है जिसमें यह दिखे कि ब्रिक्स में इंडिया बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट ले रहा है। और जिस तरह से ट्रंप ने ट्रेड की बात कही है भारत पाकिस्तान के संदर्भ में और इस सीज फायर के संदर्भ में, उसको लेकर के भी प्राइम मिनिस्टर ने अब तक कुछ नहीं बोला है। और ट्रंप 12 बार वो बात रिपीट कर चुके हैं, 12 टाइम्स। 10 मई के बाद से 10 मई से अब तक, आज हम लोग 10 तारीख में ही हैं, तो 10 मई से 10 जून के बीच में 12 बार का मतलब ये हुआ हर 2.5 दिन के बाद वो कह देते हैं कि साहब हमने भारत पाकिस्तान के बीच सुलह कराई है, उनके बीच सीज फायर कराया है और ट्रेड का इस्तेमाल किया है। अब आने वाले दिनों में सबकी निगाह इस बात पर है कि जब प्राइम मिनिस्टर कनाडा जाएंगे और ट्रंप से अगर बात होगी तो क्या होगा, क्या बात होगी। और दूसरी निगाह इस बात पर है कि जुलाई के पहले हफ्ते में, शायद 6 या 7 जुलाई या 7 या 8 जुलाई, जो ब्रिक्स की समिट ब्राजील में है, रियो डी जेनेरियो में, उस समिट में क्या प्राइम मिनिस्टर जाएंगे या फिर किसी और को भेजेंगे। किसी और को भेजने का मतलब बहुत साफ है, जब समिट में आप अपने किसी मिनिस्टर को भेजेंगे या किसी और ऑफिशियल को भेजेंगे तो आप ब्रिक्स में अपने इंटरेस्ट को ये दिखा रहे हैं कि हमारा कोई इंटरेस्ट अब ब्रिक्स में है नहीं। और अभी तक भी आप अगर देखें, जब से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप से मिले हैं
उसके बाद से अपने यहाँ ब्रिक्स को लेकर के कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये चीज है। अब इस पूरे बैकग्राउंड में एक चीज अब देखिए, जो आज जयशंकर ने एक फ्रेंच अखबार को इंटरव्यू में जो बातें कही, उसकी कुछ कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं, और क्यों मैं उसे रायता कह रहा हूं ये समझने में मदद मिलेगी उससे। एक तो उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि हाँ, यूक्रेन वार को लेकर के उन्होंने कहा है कि इंडिया एडवोकेट्स फॉर डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड एन एंड टू द वॉर। दूसरा ये कि हम तो पहले से ही ये बात कह रहे थे। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि हम दुनिया में पीस एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं और इसके ग्लोबल रिपरकशंस हों। इकोनॉमिक टाइज विद रशिया, उन्होंने बहुत साफ, और पूरे इंटरव्यू का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। हम रूस से जो हमारे संबंध हैं वो पुराने हैं, हम उनको कंटिन्यू करेंगे। और जो ये कहा गया था, अमेरिकन ट्रेड सेक्रेटरी ने जो बात कही थी कि रशिया से आप हथियार खरीदना कम करिए या बंद करिए, उस दिशा में भी उन्होंने जो सेंस दिया है वो ये दिया है कि रशिया से हमारे पुराने संबंध हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते। अब इन चीजों का जरा एक मतलब देखिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि यूरोप हमें भाषण देना बंद करे। यूरोप में वो बोल रहे थे, यूरोपीय समिट के लोगों से यूरोपीय यूनियन के लोगों से मिलने के लिए भी गए हैं वो, और जहां पर वो ये बात यूरोप को कह रहे हैं कि आप हमको रशिया के तेल को लेकर के इस सब पे भाषण देना बंद करिए, आप भी तो हमसे खरीदते हो, तो दोहरी नीति नहीं चलेगी। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दूसरी बात, जब आप रशिया के साथ साइड लेते हैं और आप यूरोप में बोल रहे हैं, यूरोप का समर्थन लेने के लिए गए हैं, तो आप खुद समझिए कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। एक बात। दूसरी बात कि उन्होंने सॉवरेनिटी और एनर्जी और टेररिज्म को लेकर के जो वेस्टर्न क्रिटिसिज्म है, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी निशाने पर लिया और कहा ये डबल स्टैंडर्ड्स छोड़िए आप लोग, ऐसा मत, ये ठीक नहीं है। इसका भी क्या इम्पैक्ट होगा ये सोचने की बात। और एक बात और कही उन्होंने, पहली बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ तो वो कहते थे, लेकिन चाइना के साथ सॉवरेनिटी इशू है हमारे, तो पाकिस्तान चाइना को क्लब करके उन्होंने ये बात कही है। और ये एक बड़ा दरअसल जो डिप्लोमेसी, इंडियन डिप्लोमेसी जो की जरूरत वो ये है कि चाइना को पाकिस्तान से अगर थोड़ा भी दूर कर सके तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जीत या आप कहें सफलता मानी जाएगी। लेकिन जयशंकर यहाँ चाइना और पाकिस्तान को क्लब करके सामने रखते हुए दिखाई दिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि इंडिया जो है वो गुट निरपेक्ष उसका स्टैंड रहता है, और गुट निरपेक्ष के नाम से, नॉन अलाइन के नाम से प्रधानमंत्री मोदी को चिढ़ है। आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से गुट निरपेक्षता की बात नहीं सुनी होगी, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि गुट निरपेक्षता के जनक यहाँ के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और जैसे ही आप गुट निरपेक्षता की बात करते हैं वैसे ही नेहरू सामने खड़े हो जाते हैं। तो अब जयशंकर ने वहां गुट निरपेक्षता की बात की है कि इंडिया गुट निरपेक्ष है। इसका क्या इम्पैक्ट प्रधानमंत्री पर पड़ेगा, पहली बात। और दूसरा, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसमें इंडिया की स्टैंडिंग पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इंडिया उस तरह से बिहेव कर रहा है या सिर्फ कहने की बात है? तो ये कुछ बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो रायता फैला, दरअसल यूरोप को जिस तरह से उन्होंने वो किया है। हाँ, एक बात और कही है क्वाड के लेकर के, क्वाड को लेकर के कहा कि भाई ये एक जो है वो सिक्योरिटी का एक वो था, और ट्रंप पहले इसे सपोर्ट करते थे। जयशंकर एक्नॉलेज डोनाल्ड ट्रंप्स अर्ली इंटरेस्ट इन एडवांसिंग द क्वाड।
और इन्होंने ये कहा कि वी नोटिस्ड अर्ली ऑन हिज इंटरेस्ट इन द क्वाड एंड हिज फर्म कमिटमेंट टू एडवांसिंग इट। लेकिन फिर उन्होंने ये बात कही कि इंडिया व्यूज क्वाड एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बट प्रायोरिटाइजेस इट्स ओन इंटरेस्ट। और उन्होंने जो उनका स्टेटमेंट बहुत क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट दिया है जयशंकर ने, जो मुश्किल में डालने वाला हो सकता है। एंड दिस स्टेटमेंट इज, वी सी द यूएस एक्टिंग इन लाइन विद इट्स इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, आई वुड डू द सेम विद देम। ये एक बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है। देखना है कि आने वाले दिनों में ये किस तरह से अनफोल्ड होंगी चीजें। और नॉन अलाइंड, मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा कि इंडिया रिफ्यूजेस टू टेक साइड्स इन द यूक्रेन वॉर और ज्वाइन वेस्टर्न सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। वी डोंट प्रेस्क्राइब द आउटकम ऑफ द यूक्रेन वॉर, दैट इज फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व टू डिसाइड। And Jaishankar criticizes Europe for buying Russian gas while criticizing India's oil purchases. When Europe criticizes India for buying Russian oil, many European countries themselves have continued to import Russian gas. And then उन्होंने ये बात कही, highlights Western inconsistency in applying international law, contrasting Europe's focus on Ukraine with its silence on India's sovereignty issues with Pakistan and China. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। दरअसल वो जिस काम के लिए गए थे, और एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जो कश्मीर और जो आतंकवाद है, ये हमारा पाकिस्तान के साथ, इट्स नॉट अ बायलैटरल डिस्प्यूट, दिस इज अबाउट टेररिज्म, इट हैज बिकम एन इंडिया पाकिस्तान इशू बिकॉज पाकिस्तान हार्बर्स एंड सपोर्ट टेररिस्ट, बट इट्स नॉट अ बायलैटरल डिस्प्यूट। इसका मतलब क्या हुआ? इफ इट्स नॉट अ बायलैटरल डिस्प्यूट, देन क्या ये समझा जाए कि जयशंकर ये कहना चाह रहे हैं इट्स अ इंटरनेशनल डिस्प्यूट? डोंट नो। और दूसरा, एक पाकिस्तान को वहां से फिर उन्होंने प्रधानमंत्री की तरह, जैसे प्रधानमंत्री बार बार पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं, उन्होंने चेतावनी दी है, इंडिया वॉन्ट्स इट विल स्ट्राइक टेररिस्ट वेरेवर दे आर, including inside Pakistan. If terrorists attack India, we will hunt them down wherever they are, including in Pakistan. अब आप जब ये कहते हैं जयशंकर, तो तुरंत सामने ये आता है कि पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले 4 आतंकवादियों को अभी हम पकड़ नहीं पाए हैं, ना हम उनको मार पाए हैं, ना हम उनको पता कर पाए हैं कि वो हैं कहां। एंड हम इंटरनेशनल फोरम्स पे खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ तो हम उन अटैक करने वाले टेररिस्ट को हंट डाउन करेंगे, वो कहीं भी हो, भले वो पाकिस्तान के अंदर हो। अब इसका भी मतलब सोचिए क्या हो सकता है। एंड देन एक बात और कही जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसे कहा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बैक्ड इंडियाज एक्शंस कॉलिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस। तो पता नहीं, तो ये जो रायता जयशंकर ने फैला दिया है, प्रधानमंत्री को इसे समेटना पड़ेगा, और लंबा समय नहीं है। दरअसल G7 है एंड उसके बाद ब्रिक्स है, तो G7 और ब्रिक्स में 3 हफ्ते का अंतर है। इस 3 हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से चलने वाली हैं, और देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ब्रिक्स में खास तौर पर, और ये कनाडा में G7 में प्राइम मिनिस्टर और ट्रम्प के बीच क्या होता है, और ब्रिक्स में इंडिया का पार्टिसिपेशन किस लेवल का रहता है। इससे सब चीजें साफ हो जाएंगी कि हम गुटनिरपेक्ष हैं या हम पूरी तरह से, जो अभी तक दिखाई दे रहा है कि हम अमेरिका के साथ अपने को अलाइन कर चुके हैं, और इसलिए शायद हम बोलते नहीं। आज देखिए नेवार्क एयरपोर्ट पर आज सुबह के अखबारों में, सब अखबारों में उसकी फोटोग्राफ है। हमारा एक बच्चा जो अवैध रूप से वहां रह रहा था, उसे हथकड़ी बेड़ी डाल के फर्श पे पड़ा हुआ है। अमेरिकन अथॉरिटीज, अमेरिकन अफसर उसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वहां पर जो काउंसलेट है, उन लोगों का ये कहना है कि हम पता कर रहे हैं कि हुआ क्या। इससे पहले भी जो चीजें हुई हैं उनको भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि
अमृतसर एयरपोर्ट पर यूएस मिलिट्री के विमान में सैकड़ों लोग हमारे हथकड़ी बेड़ियों में भेजे गए थे। किसी और देश के साथ ऐसा सलूक अमेरिका ने नहीं किया है। इवन नेपाल जैसे छोटे देश के लोग जो वहां पकड़े गए, उनको बाइज्जत भेजा गया, उनको मिलिट्री विमान में नहीं भेजा गया, उनको हथकड़ी बेड़ी लगा के नहीं भेजा गया, लेकिन हमारे लोगों को भेजा गया। और हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा कि अमेरिका के नियम कानून ही ऐसे हैं, लेकिन वो शायद नियम कानून भारत के लिए हो, नेपाल के लिए ना हो, मे बी, आई डोंट नो। तो ये सब चीजें चल रही हैं। नमस्कार, जय हिंद।